हेलो डियर फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी बम्पर भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों, जो कि आज तक की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बीपीएससी 7th फेज का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जो कि लगातार दो प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक तो नोटिस 1 है, दूसरा आप लोग का नोटिफिकेशन रहने वाला है जो कि भर्ती के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें एज क्वालिफिकेशन डीबी मेडिकल, उसके बाद से आप लोगों का मुख्य सिलेबस के बारे में अच्छे से उसमें दिया हुआ है। तो हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि डीपली में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो बीपीएससी की तरफ से आज तक की सबसे बड़ी भर्ती का अनाउंसमेंट किया गया है कि नहीं, तो किन किन पदों का यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है कि नहीं, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन फर्स्ट जो निकल के आ रहा है 7th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कुल पोस्टें आप लोग देख लीजिए कि नहीं, तो 1957 कुल मिलाकर के पोस्टें रहने वाली है। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 10वीं तक यहाँ पर ये सारे पोस्ट रहने वाले हैं, जो कि आप लोग के पद के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला आप लोग का अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता के बारे में यह है। तो यहाँ पर देख लीजिए लेवल नंबर 9 का यहाँ पर पे स्केल रहेगा, कुल मिलाकर के 200 सीटें रहेंगी। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पुलिस उपाधीक्षक बिहार पुलिस सेवा के हैं, जो कि लेवल नंबर यहाँ पर 9 का है, 136 पोस्टें रहेंगी। राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए है लेवल नंबर 9, 168 सीटें रहने वाली है। उसके बाद से विभिन्न विभागों के पदों की रिक्तियाँ, ठीक है, यहाँ पर लेवल नंबर 9 का है, 174 सीटें रहने वाली है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए यहाँ पर लेवल नंबर 7 का है, जो कि 393 पोस्टें रहने वाली है। राजस्व अधिकारी का है, जिसमें आप लोग का लेवल नंबर 7 का, उसके बाद से 287 पोस्टें रहने वाली है। आपूर्ति निरीक्षण के लिए लेवल नंबर 7 233 यहाँ पर सीटें रखी गई हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पदाधिकारी के लिए है, जो कि लेवल नंबर 7 125 सीटें रखी गई है। फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 9वां नंबर में आप लोग का विभिन्न विभागों के पदों की रिक्तियाँ हैं, जो कि लेवल नंबर 7, उसके बाद से 213 सीटें रहेंगी। अब प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में लेवल नंबर 6 का 28 सीटें रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि कुल सीटें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 1957 सीटें निकल के आ रही है। नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो ये अप्लाई डेट के बारे में है कि अप्लाई कब से कब तक होना है। तो 28/9/2024 से लेकर के 18/10/2024 तक क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं मुख्य नोटिफिकेशन पे। दोस्तों मुख्य नोटिफिकेशन में हम लोग देखने वाले हैं एज क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद से आप लोग का अच्छे से सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद से आप लोग का मौखिक जो परीक्षा होने वाला है उन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से देखने वाले हैं। मेगा सूची आप लोग का कैसे तैयार किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का, देखिए सारणी नंबर 1 17वीं संयुक्त परीक्षा के बारे में जानकारी है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों विभाग, पद एवं अन्य संवर्ग का नाम दिया हुआ है। जैसे 1 से लेकर के 10वें पोस्टर का यहाँ पर अच्छे से विवरण है। अधिक इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि अन्य जो अधिकारी के रूप में यहाँ पर पोस्ट थे कि नहीं, तो उसमें भी बढ़ाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर लेवल नंबर 9 का पे स्केल रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़ कि अनारक्षित, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि SC ST OBC EWS अदर कैंडिडेट जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी कास्ट वाइज वैकेंसी कितनी रहने वाली है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। और कुल पोस्टें कितना है कि नहीं, तो इस चीज़ को यहाँ पर मिला लीजिएगा, जो कि अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता के बारे में है, जो कि 200 पोस्टें थी, वहाँ पर ये चीज़ें थी। और नीचे की तरफ बिहार प्रशासनिक सेवा का जो 67 सीटें थी, वो चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद से नीचे की तरफ इधर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट रिजर्व रखा गया है। ठीक है, PWD कैंडिडेट के लिए है। और मुख्य चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं कि सबके लिए यहाँ पर अलग से आप लोगों का क्या रखा गया है कि एज न्यूनतम रखी गई है। जैसे मैं यहाँ पर ये जानकारी दे दूं कि जैसे मान लीजिए कि पहला का है, ठीक, पहले के पोस्ट के लिए यहाँ पर न्यूनतम आयु क्या है, तो 22 वर्ष है। दूसरे के लिए जैसे पुलिस उपाधीक्षक के लिए कितना है, तो 20 वर्ष है। उसके बाद से जिला समश्रेष्ठी परीक्षा के लिए कितना है, तो इस चीज़ को देख लीजिए 20 है। इसी तरह से सब दिया हुआ है आप लोग का न्यूनतम
आयु के बारे में। ये सारे आप लोग के पोस्ट रहने वाले हैं दोस्तों, तो इस पोस्ट को मिला लीजिएगा। कुल कितना है तो 1957 सीटें रहने वाली है, ठीक है, प्रेफरेंस के लिए। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं और हर एक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। फिर यहाँ पर साइड नंबर 2 में दिया हुआ है कि आप लोग का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठीक है, समाज कल्याण विभाग में लेवल नंबर 9 की जो पोस्टें रहने वाली है कि नहीं, तो देख लीजिए कुल यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग से क्या क्या रहेगा। जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में 12/4 है, ठीक है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये कुल पोस्ट है। उसके बाद से इधर की तरफ स्वतंत्रता सेनानी PWD कैंडिडेट का 1 सीट है, स्वतंत्रता सेनानी का कोई सीट नहीं है, ठीक है। उसके बाद से न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है तो 21 वर्ष रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर संशोधन के बारे में जानकारी है कि संशोधन कब से कब तक कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ आते हैं तो ये आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इस चीज़ें के बारे में यहाँ पर नीचे की तरफ क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी है कि 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, BPSC का जो भी आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आप लोग बस स्नातक पास हैं, ठीक है, 3rd डिवीज़न से भी पास हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का परसेंटेज बॉन्ड नहीं रखा गया है, जैसे 50% लाना जरूरी है OBC के लिए, ठीक है, अदर के लिए जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, तो ये चीज़ें नहीं रखी गई हैं। बस आप ग्रेजुएशन स्नातक किए हुए हैं, किसी तरह से भी पास हो गए हैं तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, दूसरा नंबर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में किसी सामान्यतः विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री किए हुए हैं कि नहीं, तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का परसेंटेज बॉन्ड नहीं, बस आप लोग स्नातक डिग्री पास होने चाहिए, ठीक है। कौन के विषय विकल्पिक दिया हुआ है, जैसे गृह विज्ञान में, मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में, ठीक है। चौथा में दिया है कि श्रम एवं समाज कल्याण से भी है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। आरक्षण के बारे में जानकारी है दोस्तों, राज्य के बारे में, ठीक। उसके बाद से नीचे की तरफ कि ये देखिए आरक्षण के बारे में ये है कि अगर बिहार राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो कास्ट वाइज अगर आरक्षण पाना चाहते हैं तो आपकी जो भी जाति रहनी चाहिए वो जाति बिल्कुल ही ओरिजिनल होनी चाहिए और सारे रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करने चाहिए, तभी आप लोगों को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आपका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़ कि यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप लोग का कोटि कोड दिया हुआ है। जैसे अनारक्षित UR के लिए क्या है तो 1 कोड दिया है, SC के लिए क्या है 2 कोड दिया है, ST के लिए क्या है 3 कोड दिया है, EBC के लिए क्या है 4 कोड दिया हुआ है, BC के लिए 5, BCL के लिए 6, EWS के लिए 7 दिया हुआ है। उसी तरह से नीचे की तरफ आते हैं और इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 4% सीटें आरक्षित की गई हैं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। फिर नीचे की तरफ आते हैं, PWD कैंडिडेट हैं तो आप लोग को पता ही है PWD कैंडिडेट 40% से कम नहीं होना चाहिए, एबव ही होना चाहिए उनका सर्टिफिकेट, तभी वो PWD कैंडिडेट में आएंगे। इन चीज़ों के बारे में है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं और भी देख लेते हैं, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर उम्र सीमा के बारे में है कि उम्र आपकी कब से काउंट की जाएगी। जैसे यहाँ पर 1/8/2024 तक आपकी उम्र क्या की जाएगी, काउंट की जाएगी, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम उम्र सेवावार, जैसे मान लीजिए कि 20 वर्ष, जैसे इसके कहने का 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ को समझा दूँ कि ये कहना चाहता है कि बहुत से जो पोस्टें हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने के बाद से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 20 वर्ष भी दिया हुआ है, ठीक, 20 वर्ष कौन सा है तो इसको भी मिला लेते हैं। जैसे मान लीजिए 20 वर्ष दिया है, ठीक, ये किसका है तो पुलिस उपाधीक्षक का है। उसके बाद से अनुमंडल पदाधिकारी के लिए 22 वर्ष, उसी तरह से इसका भी राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 22 वर्ष। तो 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, अलग अलग पोस्टों के बारे में यहाँ पर अलग अलग आयु रखी गई है। इस चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोल रहा था, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से आयु सीमा के बारे में है जानकारी। तो चलिए निश्चित तरह बातें ये रहा, ठीक। तो उम्र वर्ष जैसे मान लीजिए कि 20 वर्ष है कि नहीं, तो इसके लिए क्या रखा गया है, ठीक। उसके बाद से 21 वर्ष है तो क्या रखा गया है, 22 वर्ष है तो क्या रखा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का अनारक्षित पुरुष है कि नहीं, तो 37 वर्ष तक आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 37 वर्ष तक आयु है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से
यहाँ पर अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला दोनों कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 40 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 42 वर्ष तक क्या कर सकते हैं कि इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साइड नंबर 1 के क्रम में दिया है कि 2, 3, 4 की सेवाओं को 20 वर्ष की है, और साइड नंबर 1 में 15 संख्या 15 से 23 तक क्या दिया हुआ है। साइड नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है, क्रम संख्या 1 दिया है, फिर इसके 21 वर्ष के लिए दिया है, जो कि यहाँ पर साइड नंबर 1 के लिए 1, 5 से लेकर 14 तक दिया है। तो साइडी क्रम इस चीज़ को मिला लीजिएगा। आयु में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तब, नहीं दिक्कत हो रही है तो आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और चलिए नीचे की तरफ आते हैं, तो सुधार के बारे में जानकारी है ये सारी चीज़ें। अब और नीचे आने के बाद से देख लेते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में जानकारी है यहाँ पर, कि आप लोगों का क्या होगा कि शारीरिक दक्षता भी लिया जाएगा। जैसे आप लोग का मेडिकल भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक, फिजिकली देखा भी जाएगा कि आप कितनी हाइट है, आँख के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में तो नोटिफिकेशन में दिया है, वहाँ पर चलते हैं तो इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। शुल्क, फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप लोगों को शुल्क के बारे में भी प्रावधान है कि शुल्क क्या है, तो सामान्य के लिए 600 रुपये है, ठीक। इसके कहने का मतलब ये है कि जो अगर बिहार सरकार के कैंडिडेट हैं, सामान्य है तो 600 रुपया पे करना होगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक, राजस्थान के हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप लोग यूआर जनरल में ही फाइट करते हैं, ये चीज़ें हैं। तो आप लोग का अदर स्टेट के कैंडिडेट, अनारक्षित वर्ग बिहार के लिए, ठीक, ये दोनों के लिए 600 रुपया है। फिर नीचे की तरफ केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया रखा गया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपया रखा गया है। दिव्यांग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 150 रुपया रखा गया है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया, वही अन्य राज्य के बारे में बोल रहा है। फिर नीचे की तरफ आते हैं, तो ये सारा दिया हुआ है आधार संख्या के बारे में। तो चलिए ये चीज़ें मुख्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर आने के बाद से आप लोग के 2 प्रकार के एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार की। एक तो मुख्य परीक्षा होता है, एक प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद से एडवांस मेंस टेस्ट उसको बोलते हैं। अब इसमें भाग नंबर 1 में आप लोग का क्या रहेगा कि 150 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 150 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 150 मार्क्स के आप लोग के बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 150 मार्क्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आप लोग के समय अवधि 2 घंटे की रहेगी। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा 1/3। इसके कहने का मतलब है कि आप लोगों का 150 मार्क्स का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न पेपर देने के बाद से आप लोगों के भर्ती के 10 गुना कैंडिडेट को क्या होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा कि एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना पड़ता है दोस्तों, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा में आप लोग भाग लेते हैं, ठीक। इस चीज़ को देख लीजिएगा। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में जानकारी है कि सिलेबस कहाँ से पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि 150 मार्क्स के बनने वाले हैं। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग के इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, और उसके बाद से बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांच करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग के यहाँ पर रखा गया है, जो कि क्या होता है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक मेगा सूची बनाया जाता है, जो कि इससे अगर कम आते हैं कि नहीं तो इस परीक्षा के लायक ही नहीं रहते, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। सामान्य वर्ग के लिए 40%, अगर 150 मार्क्स में आप लोग 40% कम लाते हैं तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद से उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अल्प पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित महिला, निःशक्ता, ग्रसर, दिव्यांग के लिए 32% रखा गया है, ठीक। ये चीज़ें रही। तो इसके बारे में बता दूं कि जो मुख्य परीक्षा आप लोग का रहेगा 2 घंटे का, ये आप लोग का 150 मार्क्स का रहेगा। बस ये पेपर आप लोग का क्या है कि छंटनी के लिए बनाया गया है, और ये पेपर देने के बाद से 10 गुना कैंडिडेटों को मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए मौका मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग आ गए हैं, इसको भी देख लेते हैं।
देखिए मुख्य परीक्षा में आप लोग का क्या रहने वाला है कि नहीं, तो सामान्य हिंदी रहेगी। यहाँ पर पहला है इसका कोड, सामान्य हिंदी रहेगा, जिसमें आप लोग का 30% लाना बिल्कुल ही ज़रूरी होगा। कितने अंक के रहेंगे, तो 100 अंक के रहेंगे, ठीक है, 100 अंक के रहेंगे आप लोग के सामान्य हिंदी। इसमें आप लोग का 30 अंक बिल्कुल ही लाना ज़रूरी है। और ये क्या होता है कि सामान्य हिंदी का जो भी आप लोग का पेपर पूछा जाएगा, 30 अंक लाने के बाद से मुख्य परीक्षा में जो भी पेपर बने हैं उसको आप लोग हल किए हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप लोग का क्या होता है कि कॉपी जचती है। अब इसके बाद से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में 300 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र 3 में 300 अंक के। निबंध भी पूछा जाएगा जो कि 300 अंक के। कुल मिलाकर के यहाँ पर 900 अंक के क्वेश्चन बनेंगे। और इस 900 अंक उसके बाद से 120 आप लोगों का यहाँ पर मौखिक परीक्षा जो होगी उसका मार्क्स यहाँ पर जोड़ करके कुल 1020, ठीक है दोस्तों, 1020 मार्क्स के यहाँ पर आप लोग के कुल क्वेश्चन रहेंगे। और 1020 पे ही आप लोग की क्या होगी कि मेरिट बनने वाली है। ठीक, अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐच्छिक विषय का चयन होगा जो कि 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसको बस क्वालिफाइंग नेचर के रूप में रखा गया है। ठीक, अब देखिए आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा कि यहाँ पर विषय कोड दिया हुआ है कि आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक, तो उसमें आप लोग का जो सब्जेक्ट चुनेंगे वहीं से क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में बनते हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य हिंदी सबके लिए नेसेसरी रहता है, इसमें बस क्वालिफाइंग नेचर के रूप में ही काम करना होता है। जैसे मान लीजिए कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान आप लोग चूज कर देते हैं तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। सारे ये सिलेबस दिया हुआ है, जैसे गणित है, प्रबंधन विधि है, ठीक है, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब नीचे की तरफ आते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए अलग से स्नातक डिग्री वाले, यहाँ पर क्या होगा कि सामान्य हिंदी 100 अंक के पूछे जाएंगे। इसमें भी 30% लाना बिल्कुल ही ज़रूरी होता है। ये आप लोग की मेगा सूची में नहीं, मतलब इसको काउंट किया जाता है, बस ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। 30% मार्क्स ला देंगे तो बस आपका काम बन जाएगा। उसके बाद से नीचे की तरफ आते हैं तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 यानी कि 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र है जो कि 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद से ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जहां से आप लोग के 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। कौन कौन सा है तो देख लीजिए, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं सामाजिक कल्याण। यहाँ से किसी भी एक सब्जेक्ट का आप लोग को चूजना होगा, वहाँ से आप लोग का क्या होगा 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए इन 300 300 300 900 ये मार्क्स हो गया। उसके बाद से 120 कौन सा, ये आप लोग का मौखिक वाला, जो कि इसको जोड़ देंगे कि नहीं, तो आप लोग का क्या होता है कि 1000 आप लोग का क्या हो जाता है 1020 मार्क्स बन जाते हैं। 1020 मार्क्स में आप लोग का क्या होगा कि मेगा सूची तैयार की जाएगी। ये चीज़ें बोल रहा है। ये हो गया सिलेबस के बारे में जानकारी। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे और सारी चीज़ें हैं। क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग का न्यूनतम अंक का यहाँ पर निर्धारण किया गया है, 40% अन्य है, ठीक है, जो कि वार के लिए क्या कहलाता है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर जनजाति के बारे में ये सारे कितने 32% रहेंगे। अब देखिए मुख्य परीक्षा जैसे ही आप लोग दे लेते हैं तो 2.5 गुना कैंडिडेट क्या होंगे कि क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में फलीभूत व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, वही मौखिक जो शारीरिक होता है। तो ये चीज़ें यहाँ से 120 मार्क्स के यहाँ पर लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी मार्क्स वहाँ पर जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मुख्य परीक्षा दे देंगे आप लोग, ठीक, मुख्य परीक्षा देने के बाद से ये क्या होगा कि आप लोग के 2.5 गुना कैंडिडेट, ठीक है, 1957 गुणे कितना 2.5 गुना कैंडिडेट क्या होंगे कि यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, किसके लिए, तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। यहाँ से 120 मार्क्स बनते हैं। आप लोग को बिल्कुल ही क्या है कि ये नेसेसरी है सबको, इसमें इस पेपर में आप लोगों को क्या करना है कि अटेंडेंस लगाना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। ये चीज़ें साफ साफ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नहीं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ये चीज़ें बोल रहा है। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर 16 रुपया मात्र जमा करना होगा स्वास्थ्य परीक्षण के लिए।
यानी कि स्वच्छता को आपके जांच करने के लिए कि आप स्वच्छ हैं क्या है, इन चीज़ों के बारे में है। अब मेगा सूची के बारे में मैंने ये चीज़ें बता दिया है कि 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में 900 अंक वो होंगे, उसके बाद से 120 अंक आप लोग से साक्षात्कार के लिए होंगे, जो कि कुल मिलाकर 1020 होगा को मार्क्स, और इस पे ही मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद से बाल विकास परियोजना में सारा मैटर वही रहना है 1020। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने हैं, तो आप लोग जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, तो जो आप लोग सब्जेक्ट चुनते हैं वहीं से क्वेश्चन आप लोग के बनने हैं। लेकिन दो आप लोग का ये जो है, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो पेपर आप लोग का रहने वाला है, सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन द्वितीय, ये जीके करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती है। इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं और देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, 2.5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करने के बाद से यहाँ पर 120 मार्क्स वाले व्यक्तिगत परीक्षण देंगे, उसके बाद से मेगा सूची तैयार की जाएगी। 16 रुपया ये चीज़ें यहाँ पर लगने वाला है। फिर नीचे की तरफ आते हैं और सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए ऑनलाइन के बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है, इस चीज़ को भी मैटर देख लीजिएगा। अब फिर फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे करना है, OTR रजिस्ट्रेशन, देखिए जो कैंडिडेट अभी न्यू है OTR रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक, OTR रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल ही ज़रूरी है। BPSC साइट पर आप लोग को OTR रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ही कराना ज़रूरी है, तभी क्या करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर नीचे की तरफ आइए, एप्लीकेशन के बारे में जानकारी है। फिर उसके बाद से पेमेंट के बारे में, पेमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होते ये प्रोसीजर आप लोगों का कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ हैं। फिर आइए नीचे की तरफ, सारी चीज़ें मैंने लगभग बता ही दिया है दोस्तों। अब रह जाता है आप लोग का क्या चीज़, उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षण, मतलब कि आप लोग का यहाँ पर मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जानकारी है। देखिए 21 वर्ष और उससे अधिक के लिए, जैसे 62.5 इंच और 65 इंच से कम है कि नहीं, तो उनका जो छाती की माप होनी चाहिए 30 इंच होनी चाहिए, और फुला करके 32 इंच होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर मैटर है, जो कि अब 65 इंच और 68 इंच से आप लोग का बीच में है कि नहीं, तो 31 इंच का होना चाहिए छाती, उसके बाद से फुला करके 33। 68 इंच और 70 इंच से कम है कि नहीं, तो 32 इंच का होना चाहिए, फुला करके 2 इंच बढ़ा लीजिएगा। इसमें सब में उसी तरह से वही प्रक्रिया है। 70 इंच से 72 इंच के बीच में है कि नहीं, तो ये 33 इंच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से 35.5 इंच का फुला करके, फिर 72 इंच से उससे अधिक है कि नहीं, तो 34 इंच का छाती, और फुला करके आप लोग का क्या है कि 2.5 गुना आप लोग को फुलाना है। ठीक, इंच में ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद से ऊंचाई उम्मीदवार की नापी जाएगी। इन चीज़ों का है, ऊंचाई के अकॉर्डिंग सारे वजन भी आप लोग के देखे जाएंगे। ये सारे वजन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है, ये चीज़ को मिला लीजिएगा। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दृष्टि शक्ति। दृष्टि शक्ति मतलब आँख का भी आपका अच्छे से चेकिंग करवाना है। आँख के बारे में यहाँ पर नीचे है, कार्निया के बारे में क्या है, हल्की फुल्की फुली हुई नहीं है ना, ये सारी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। चश्मा रहित दूर व्यक्ति के जो है कि नहीं, तो 6/24 डॉट मार्क्स दिया है। इससे अधिक मतलब 24 तक नहीं, इससे कम ही होना चाहिए। फिर 6/24 के रूप में हो। चश्मा लगाने पर दूरदृष्टि दोष क्या है, 6/6 से लेकर 6/12 तक होना चाहिए। उसके बाद से व्यक्त दृष्टि दीर्घ दृष्टि वाले, जो कि 1.5 से लेकर 1.5, चश्मा सहित या रहित निकट दृष्टि दोष 0.8 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रही। चश्मा के बारे में दाईं दृष्टि, बाईं दृष्टि, मतलब कौन सी आँख कमज़ोर है, किस में सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। जो व्यक्ति चश्मा लगाते हैं उन चीज़ों को अच्छे से मैटर कर लेंगे, समझ लेंगे। जो चश्मा नहीं लगाते हैं उनका तो ऐसे ही आँख बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चश्मा लगाते वक्त आप लोग का क्या है, -0.2 चश्मा मान लीजिए लगाते हैं, तो ये क्या है, जैसे मायोपियन, ठीक है, पास्टियर स्टेलिफोमा, लोमा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर ये आप लोग का चश्मा लगाते वक्त इस प्रकार की मतलब बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है कि -2.5 डायोप्टर। फिर 25 वर्ष या उससे अधिक हैं तो यहाँ पर एमेट्रोपिया के लिए क्या है, तो 3.5 डायोप्टर है। इस चीज़ों को देख लीजिएगा। आँख पर चश्मा लगाने के बाद से 6/6 से लेकर के ख़राब आँख क्या है, तो 6/9 है। ठीक, फिर नीचे की तरफ आते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। नीचे के आने के बाद से लगभग सारा नोटिफिकेशन ख़त्म ही हो गया है दोस्तों। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, BPSC 7th फेज़ के लिए किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।